अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। ये तो मेरी खुदकुशी है नैना। मैं शुएब कहते हुए रुक गया था। खौफ के साए उसकी आंखों में लरस रहे थे। अब मुझे कोई डर नहीं, मुझे बस मिठन खान को कत्ल करना है। नैना के लहजे में कहर उतर आया था। उसने खुद पर काबू पाते हुए शुएब की तरफ देखा और फिर गहरे लहजे में बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम वो नैना नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। उसके लहजे में बला की हैरत उतरी हुई थी। तो फिर कौन हूँ? ये कहते हुए उसने गहरी मुस्कान से उसे देखा, जिससे कार में फैला हुआ खौफ काफी हद तक खत्म होकर रह गया। कुछ ऐसी जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर वो पहली वाली तो कम से कम नहीं हो। ये सब कैसे? तुम? शुएब से कोई सवाल बन नहीं पा रहा था। शुएब, मैंने खुद को मार लिया है। मार लिया मतलब? उसने इंतहाई तजस्सुस से पूछा तो उसकी सुनी अनसुनी करते हुए बोली, और ये सब कुछ एक नई जिंदगी है जो बहरहाल मेरी नहीं है। उसने यूं कहा जैसे खुद कलामी कर रही हो। उनके दरमियान खामोशी छा गई थी। तभी शुएब यूं बोला जैसे उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। इस सेल फोन को फेंक दो, मिठन का नंबर है मेरे पास, इसे फेंक दो। ये लो। ये कहते हुए नैना ने एक बार फोन को देखा और फिर बाहर फेंक दिया। ये सब कैसे? तुमने बताया नहीं? शुएब ने कहा तो नैना ने अपना हाथ उसके गर्दन में हाइल किया, अपना सर उसके बाइने कंधे पर रखते हुए उसके करीब होकर बोली, वक्त और हालात ने सिखा दिया प्यारे। मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है, इस मिठन खान को खत्म करना। वो बहुत ताकतवर आदमी है, हमारी उससे खानदानी दुश्मनी चल रही है। आज से नहीं, बहुत पहले से। ये तो आज मैं तुम्हारी वजह से बच गया, वरना। ये कहते हुए उसने जुर्जरी ली और काम किया। बचाने वाला रब है मेरी जान, मैं क्या और मेरी औकात क्या। मिठन खान की ताकत ही उसकी कमजोरी बना दूंगी डियर। अच्छा हुआ कि आज ही से ये काम शुरू हो गया, उसने इंतहाई नफरत से कहा। लेकिन हम हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब यही देख लो, ये 4 बंदे यहाँ कत्ल हो गए हैं। मिठन खान को पता है कि ये बंदे किसे मारने के लिए भेजे गए थे। ये अलग बात है कि वो खुद मर गए। अब मिठन खान का तमाम तर फोकस हमारे खानदान पर होगा। मुझसे पूछा जाएगा, और ये तो होगा। नैना ने उसकी बात काट कर कहा, फिर चंद सानिए बाद बोली, मगर तुमने यही कहना है कि किसी को नहीं देखा और ना कोई तुझे कत्ल करने आया है? ये क्या बात कर रही हो? कत्ल हो गए हैं, उसने इंतहाई संजीदगी से कहा तो नैना ने उसके चेहरे पर देखा, फिर चंद सानिए बाद तंजिया लहजे में पूछा, तो क्या तुम डर गए हो? नहीं, मैं डरा नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, उसने तेजी से जवाब दिया। मुझे मत बचाओ, भूल जाओ सब और ये सोचो मिठन खान को सिर्फ कत्ल नहीं, खत्म कैसे करना है, उसने नफरत से कहा तो उनके दरमियान फिर से खामोशी छा गई। कुछ देर बाद शुएब ने यूं बोला जैसे बात करने का महज बहाना हो, नैना, ये तुमने उसे अपना नाम गोली क्यों बताया? बस ऐसे ही सामने नाम आया तो मैंने कह दिया, वो धीमे से लहजे में लापरवाही से बोली। ये जो तुम इस कदर बदल गई हो, ये सब कैसे किया? शुएब अभी तक वहीं अटका हुआ था, उसका तजस्सुस खत्म नहीं हुआ था। शहर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? नैना ने शुएब की बात सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उसने जवाब दिया। बस तो फिर अपने घर जाओ तुम, किसी से कुछ मत कहना कि क्या हुआ, अपने वालिदैन को भी नहीं बताना, मैं जाकर बात करती हूँ तुमसे, उसने संजीदगी से कहा। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम, उसने कहना चाहा तो वो उसकी बात काट कर बोली, अब किसी को भी नहीं आएगी, जो कहा है वही करो, बाकी मैं देखती हूँ, ड्राइविंग पर ध्यान दो। फिर उन दोनों में कोई बात ना हुई, यहाँ तक कि वही स्टॉप आ गया जहां से वो उसके साथ गई थी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, चादर अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटी और कार रुकते ही उतर कर चल दी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बारिक नंबर 3 में मौजूद अपने क्वार्टर पहुंची तो आपी फौजिया बरामदे में खड़ी थी। दीगर लड़कियां दरवाजों में सहमी हुई खड़ी थीं। नैना को हालात मामूल पर नहीं लगे। उसे देखते ही आपी फौजिया ने गुस्से में तेजी से पूछा, कहाँ थी तुम? उसे यकीन हो गया सूरत हाल ठीक नहीं थी। आपी फौजिया के चेहरे पर गुस्से के साथ परेशानी बड़ी झुंझलाहट थी। लगता था जैसे जंजला आ गया हो। दूसरी नई लड़कियां घबराई हुई कुछ फासले पर खड़ी थीं। क्वार्टर में अफरा तफरी का आलम था। तभी उसने पूछा, आपी, क्या हुआ इस कदर? उसने कहना चाहा था कि वो बात काटते हुए गुस्से में बोली, आओ मेरे साथ जल्दी से वर्दी पहनो। आपी, क्या हुआ?
उसने पूछा तो वो पलटकर कमरे के अंदर जाते हुए कहती चली गई, यार कुछ बंदे कत्ल हो गए हैं, उनकी लाशें इस वक्त अस्पताल में पड़ी हैं। इंस्पेक्टर ने सारे थाने को अलर्ट किया है। जाहिर है मुझे भी जाना होगा। यहाँ तो सारी नई लड़कियां हैं, कोई भी नहीं साथ ले जाने वाली। तुम पता नहीं कहाँ दफा हो गई थी। अब चलो, पता नहीं कितना वक्त लगे वहां पर। कोई भी नहीं थी, उसने पूछा। होती तो इस वक्त किसी दूसरे को साथ न ले जाती। तेरी बात जरा कुछ और है, इसीलिए तेरे नहरे सहती हूँ। चल अब जल्दी से वर्दी पहन। आपी ने कमीज की सलवटें दूर करते हुए कहा। वो जल्दी से वर्दी पहन रही थी। नैना ने एक तवील सांस लिया और अपने कमरे में आ गई। उसने भी तेजी से आकर वर्दी पहनी। थोड़ी देर बाद वो भी तैयार होकर आपी फौजिया के साथ अस्पताल के लिए चल दी। इंस्पेक्टर ने उसे वहीं बुलाया था। वहां लोगों का रश लगा हुआ था। उनमें काफी सारी औरतें भी थीं। एक मजमा लगा हुआ था, कुछ लवाहिकीन थे और बहुत सारे लोग तमाशबीन थे। इस वक्त डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे। उन्हें वहां इसलिए बुलाया गया था कि वहां पर मौजूद औरतें कोई हंगामा न करते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर मौजूद औरतें रोती पीटती और चिल्लाती रहीं। उसे लगा ये सब उसे ही सुना रही हैं। गालियां, गिरियाजारी, बैन, बद्दुआएं, जो भी जिसके मुंह में आता था वो ही कहती चली जा रही थी। जिस तरह उनका शोर था, उसी कदर नैना के अंदर तूफान उठ रहा था। उसके हाथ में कोई गन या पिस्टल नहीं था, वरना उन्हें बताती। ये जिन्हें ये रो पीट रही हैं, असल में वो करने क्या गए थे। वो अगर उन्हें ना मारती तो अब तक उसकी लाश उन लोगों की जगह पड़ी होती। नैना को अपने आप पर काबू पाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसे ये ख्याल आता कि उसने ये छुरी मिठन हान पर चलाई है तो उसके अंदर तस्कीन उतर जाती। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी गईं। लाशें वसूल करने के बाद वहां मौजूद औरतें रोने पीटने और चिल्लाने लगीं। उस वक्त नैना ने बड़े गौर से देखा जिन्हें उसने गोलियां मारी थी उनकी हालत कैसी हो गई थी। यही वो लम्हात थे जब नैना ने अपने अंदर एक सरमस्ती उभरते हुए महसूस की। दुश्मन को मारने के बाद कैसा सुरूर मिलता है, वो उसकी कैफियत से गुजर रही थी। ये दरिंदगी थी, एक मजलूम का इंतकाम था या ताकत का नशा था। वो खुद ना समझ सकी, बल्कि उसे खुद से खौफ आने लगा। वो क्या थी और क्या बन गई है। उसने एक जुर्जरी ली और खुद पर काबू पाने लगी। वो लाशों के पास से हट गई थी। वो एक तरफ कोने में जाकर खड़ी हो गई। वो पूरी तवज्जो से आज के इस वाक़े के बारे में सोचती चली जा रही थी। जो होना था वो तो हो गया था। उसने अपने दुश्मन मिठन हान पर पहला चरका लगा दिया था। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो इसके दर्द का एहसास न करता। उसने तो बिलबिला उठना है। वो कुत्तों की तरह उस गोली को तलाश कर रहा होगा जिसने उसके बंदे मार दिए हैं। ये सिर्फ बंदे नहीं मरे थे, उसकी ताकत और हाकमियत को चैलेंज किया था। उसने जो पैगाम दिया था वो मिठन शाह के सीने में छुरी गोम देने के मुतरादिफ था। वो सुकून से बैठने वाला नहीं था। लेकिन अगर मिठन हान को खत्म करते वो पकड़ी गई तो ये उसकी सबसे बड़ी शिकस्त होगी। उसने सोच रखा था ऐसा कभी हो भी गया तो मौत को तरजीह देगी। मिठन हान की मौत से पहले वो किसी सूरत भी कानून की निगाहों में नहीं आना चाहती थी। वो यही सोच रही थी कि शुएब का फोन आ गया। कहाँ हो? उसके लहजे में सरसराहट थी। मैं ड्यूटी पर हूँ, उसने पुरसकून लहजे में आम अंदाज में कहा। ड्यूटी पर? कुछ हुआ तो नहीं? मेरा मतलब, उसने घबराए हुए अंदाज में पूछा। यार तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? उसने एकदम से संजीदा होते हुए होले से कहा। नहीं, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तो बड़े आराम से अपने घर में हूँ, उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा। बिल्कुल यूं ही पुरसकून रहो, सुबह मिलते हैं, उसने कहा। जिस वक्त वो बात कर रही थी उसी दौरान आपी फौजिया उसके करीब आ गई थी। नैना ने अपना फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद आपी फौजिया को इंस्पेक्टर ने जाने के लिए कह दिया। आधी रात के बाद कहीं जाकर उन्हें थाने से क्वार्टर आने की इजाजत मिली। उन्होंने आते ही खाना खाया और सोने के लिए लेट गईं। नैना को बावजूद कोशिश के नींद नहीं आई। वो यही सोचती रही थी कि उसने 4 बंदे भड़का दिए हैं। अभी तो उसने मिठन हान को बर्बाद करना है। अगर उससे पहले वो पकड़ी गई या उसके बारे में पता चल गया तो क्या हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल था जिसने उसे संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एक बार फिर अपने आप पर गौर करना था। पुलिस ट्रेनिंग का 1 साल उसने ज़ाया नहीं किया था। एक एक लम्हा उसने खुद को मजबूत बनाने पर सर्व किया था। जहां उसने अपनी जिस्मानी मजबूती की तरफ तवज्जो दी थी, वहां उसने सेल फोन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने अपनी आवाज़ को बढ़ता एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जिसमें बहुत मुहतात रहकर एक फर्जी नाम से वो मालूमात लेती और देती थी। उसकी सारी तवज्जो मिठन हान पर थी, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आगे आगे जाती गई,
नित नए इंकशाफात उसके सामने खुलते चले गए। लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे, दुनिया किस तरह बस रही है, चोरी छुपे क्या खेल खेले जा रहे हैं, बज़ाहिर शुरफा और मुअज़्ज़िज़ लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं, कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। इंसान कब तक इंसान रहता है और कब वो दरिंदा बन जाता है, उस पर सब खुलता चला गया। आदी या पेशावर मुजरिम तो बहुत पीछे रह गए थे। इस दुनिया में नए लोग इतने आगे बढ़ गए थे, ये किसी की निगाह में ही नहीं था। इसे पहली बार पता चला कि इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी कुव्वत होती है। पुलिस की नौकरी ने उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग तो दे दी थी, लेकिन जो उसके अज़ाइम थे उसमें कहीं भी वो पकड़ी जा सकती थी। यूं नाक के नीचे कब तक चल सकता था। कोई भी इदारा हो, उसके अपने असूल और ज़वाबित होते हैं, और खास तौर पर जब मामला फोर्सेस का हो, उसमें निगाह रखी जाती है। लेकिन अगर इन्हीं असूल ज़वाबित की पासदारी की जाए और उस पर सख्ती से अमल दरामद भी हो, तो इसमें करप्शन नहीं हो सकती। कहीं न कहीं रास्ते खुलते हैं। चोर दरवाजे बड़े बड़े रास्तों में तब्दील हो जाते हैं तो मामलात बिगड़ जाते हैं। नैना ने यह देख लिया था कि इसके महकमे में बड़े चोर दरवाजे हैं, इसे इन्हें इस्तेमाल करना आ गया था। उसने आते ही आपी फौजिया को इस तरह से अपने हाथों में लिया कि वो मनमानी करने लगी थी। जब चाहे छुट्टी ले लेती और जब चाहे वापस क्वार्टर पर आ जाती। दिल चाहता तो ड्यूटी कर लेती और मन न चाहता तो मौज करती। मगर ये कब तक चल सकता था? वो ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि मुजरिम चाहे जितना मर्जी चालाक, शातिर और ताकतवर हो, कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। अगर बिलफर्ज वो बच भी जाए तो रब ताला का एक दूसरा निज़ाम मौजूद है, जिसे मुफाकात अमल कहते हैं। मजलूम की आह रायगा नहीं जाती और जालिम कभी बच नहीं सकता। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मिठन खान को ख़त्म करना उस अकेली का बस नहीं, लेकिन वो इस राह पर चल पड़ी थी। वो तो पहले ही कानून की आंखों में धूल नहीं डाल रहा था, बल्कि खुले आम कानून चिकनी कर रहा था। उस पर सीधा हाथ डाला ही नहीं जा सकता था। उसने तय किया हुआ था कि वो मिठन खान से टेढ़े हाथों से ही निपटेगी। ये कैसे होगा वो खुद नहीं जानती थी। ये तय था कि उसका मकसद और पुलिस की नौकरी दोनों नहीं चल सकते थे। यही सोचते हुए उसे सुबह हो गई, मगर उसकी आंख में नींद का शायबा तक नहीं था। वो अपने वक्त पर उठी और मैदान में चली गई। वापिस आई तो आपी फौजिया समेत सभी नाश्ता कर रहे थे। वो थाने जाने को तैयार थी। तभी उसने कहा, आपी छुट्टी चाहिए, घर जाना है, कल आ जाऊंगी। चली जाना, ये कहकर उसने हाली कप बढ़ाया और बाहर निकलती चली गई। नैना किचन में गई, खूब डटकर नाश्ता किया और तैयार होने लगी। उसे आज हर हाल में शुएब से मिलना था। वो उसे फ़ोन करके सब तय कर चुकी थी। वो शहर की मशरिकी सिमत में शुएब के दोस्त का फार्म हाउस था। वो शहर में नहीं था, लेकिन उसके तमाम मुलाजमीन उसे जानते थे। नैना और शुएब रिहायशी इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में बैठे हुए थे, जहां से लॉन में खिले फूल, दूर तक खेत और सड़क तक सब साफ दिखाई दे रहा था। खुली खिड़की से आती हुई हल्की हल्की हवा ने माहौल को मुअत्तर करके रख दिया हुआ था। वो आमने सामने बैठे हुए थे। नैना ने अपनी पूरी रुदात शुएब को सुना दी थी। उसने कुछ भी नहीं छुपाया था, यहाँ तक के फवाद के साथ हुए तमाम बातें कह डाली। सब कुछ सुनने के बाद शुएब ने उसके चेहरे पर देखते हुए जज्बाती लहजे में कहा, तो इसका मतलब है तुम इंतकाम की राह पर चल निकली हो। क्या करूं फिर, मर जाना भी आसान नहीं रहा मेरे लिए, और मैं जिल्लत के साथ नहीं जी सकती। उसने बेबसी से कहा, कौन कहता है कि तुम जिल्लत के साथ जियो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम यूं बंदे फड़काती फिरो। 4 बंदे मार दिए हैं तुमने, मैं तुम्हारा पागलपन देखकर हैरान रह गया हूँ। इस कदर वहशत। उसने उन लम्हात को याद करते हुए जुर्जरी लेकर कहा, मैं उन्हें ना मारती तो वो तुम्हें मार देते, मुझे उठा कर ले जाते, वहशी दरिंदों की तरह मुझे बम्बोर देते और फिर कत्ल करके कहीं फेंक देते। ये सोचा तुमने? वो रहम खाते हम पर? तसव्वुर करो, मेरे बदन से लिपटे हुए मुझे बम्बोर रहे होते, तुम अपनी लाश के बारे में सोचो कहीं। नैना ने एकदम से कहा, बस करो। शुएब ने जुर्जड़ी लेकर कहा, जानता हूँ तभी तो तुम पर इतना इत्मीनान किया है, मैंने किसी को भी नहीं बताया, मगर एक सवाल है तुमसे। उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। बोलो, वो सोचते हुए लहजे में बोली। तुम जानती हो कि मिठन खान अब खामोश बैठने वाला नहीं। उसके बंदे उस कातिल को जरूर तलाश करेंगे जिसने उसके बंदे भड़काए हैं। ये अलग बात है कि वो हम तक पहुंच पाते हैं या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, सिर्फ मिठन खान की दुश्मनी में? या वो कहते कहते रुक गया। तुम जो मर्जी समझो, दुश्मनी तो मेरी मिठन खान से है। वो मरेगा या मैं? नैना ने गहरी संजीदगी से कहा।
बस तो फिर ये जान लो, कल के हमले के बाद मैंने ये सोच लिया है, मेरा भी अगर कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ मिठन खान ही है। मुझे कत्ल करे या मेरे भाई को, बात तो एक ही है, उसने नफरत बड़े लहजे में कहा। शायद किस्मत ने हम दोनों को एक ही राह का मुसाफिर बनाया था, नैना ने दुख बड़े लहजे में कहा। नहीं, हम एक ही राह के मुसाफिर नहीं बन सकते, शुएब ने हतमी लहजे में कहा तो उसने चौंकते हुए कहा। क्यों? वो क्यों नहीं बन सकते? तुम इंतहाई जज्बाती हो, लहर जितनी भी तूफानी हो साहिल से टकरा कर खत्म हो जाती है। जज्बात का ताकत से क्या मुकाबला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने साफ लफ्जों में कहा। तो फिर क्या तुम्हारे पास उस जितनी ताकत है? नैना ने तंजिया लहजे में पूछा। मेरा शोभा नहीं है, लेकिन मेरे पास सब्र है, मुनासिब वक्त के लिए सब्र। वहशी दरिंदे को ताकत से ज़ेर नहीं बल्कि अकल से किया जाता है। दूसरे लफ्जों में इंसान के पास शेर जितनी ताकत नहीं है, लेकिन शेर को इंसान ज़ेर कर लेता है। कैसे? ये तुम समझ सकती हो, शुएब ने सुकून से कहा। ये भी देखो ना, एक मन वजन की बोरी उठाना तो अकल उस बोरी का वजन कम नहीं कर सकती, वजन उतना ही रहेगा। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अकल उस वजन को उठाने में सहूलत दे देगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हमारे पास ताकत भी नहीं जितनी उसके पास है, तो हमें क्या करना? हमें सब्र, तहम्मुल और सुकून से सोच समझकर आगे बढ़ना है, शुएब ने संजीदगी से कहा। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। अगर तुम वादा करो कि तुम इस रास्ते पर मेरे हमसफर बन जाओगे तो फिर तुम जैसे चाहोगे वैसा ही होगा, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ऐसा ही सही, उसने कहा तो हंस दिया। तो वो बोली, शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। आओ खाना खाते हैं, नीचे मुलाजिम मुझे बुला रहा है, शुएब ने उठते हुए कहा। वो नीचे लाउंज में आ गए, जहां डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। खाने के बाद वो लाउंज में आकर बैठ गए। मुलाजिम वहीं चाय दे गया। इधर उधर की बातों के बाद अचानक शुएब ने गहरे लहजे में कहा, यार पता नहीं मिठन खान क्या कर रहा होगा। वो जो कुछ कर रहा है उस बारे में हमें पता चलना चाहिए, खास तौर पर उन 4 बंदों के बारे में। उन 4 बंदों के बारे में मुझे पता है, रात मेरी वहीं पर ड्यूटी थी। मिठन खान सिर्फ गोली को तलाश कर रहा है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। उन 4 के बारे में मुझे पता है, रात मेरी वहीं पर ड्यूटी थी। मिठन खान सिर्फ गोली को तलाश कर रहा है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। उन 4 के बारे में तुम्हें पता है? शुएब ने पूछा। कहाँ ना, वहां अस्पताल में बहुत सारी औरतें थीं, वो कहाँ कहाँ रहते थे, कौन थे, सब जानती हूँ। सभी उसके परवरदा पालतू थे, नैना ने नफरत से कहा, जिस पर वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला। मैंने रात ही सोच लिया था कि करना क्या है। मैं तुम्हें एक फोन देता हूँ, तुम गोली बनकर उसे ज़हनी तौर पर टॉर्चर करो, उसे भड़काओ, फिर देखते हैं क्या करना है, शुएब ने समझाते हुए कहा। तो नैना की आंखें चमक उठीं, फिर बोली, उस फोन से हम ट्रेस नहीं होंगे क्या? नहीं, वो मैंने खुद बनाया है और उस पर बारहा दफा तजुर्बा कर चुका हूँ, वो कहीं ट्रेस नहीं होगा। अब तुम्हें पता है कि क्या करना होगा तुम्हें, शुएब ने समझाते हुए कहा। तो वो फौरन समझ गई उसने करना क्या है। यही सोचकर वो हुले से मुस्कुरा दी, फिर सुकून बड़े लहजे में बोली, ओए क्या कहने तेरे, चल दे मुझे, कहाँ है वो सेल फोन, मैं करती हूँ बात। देता हूँ, जरा सब्र करो, वो कहकर वो उठा और बाहर की जानिब चला गया। वो पोर्च में खड़ी गाड़ी तक गया था, उसमें से बैग निकाला और वापस आ गया। उसके बैग में बहुत सारी चीजें थीं, वो एक एक करके सब निकाल कर रखने लगा। वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें थीं। उस पर नैना ने उकताए हुए लहजे में पूछा, ये क्या मीना बाजार लगा रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और एहतियात से मुख्तलिफ डब्बे निकालता रहा, यहाँ तक कि एक डब्बे से सेल फोन निकाल कर बोला, तुझे नहीं पता ये क्या कुछ है, अभी तुम ये पकड़ो, इसे ऑन करो। ये कहकर उसने वो सेल फोन उसे थमा दिया। वो उसे देखने लगी तो वो चीजें वापस बैग में रखने लगा। सब चीजें संभाल चुका तो बैग एक तरफ रख कर पूछा, ऑन हो गया? हो गया, नैना ने बताया। तो बस हो जाओ शुरू, इसमें मिठन खान का ही नंबर महफूज है, किसी दूसरे की जरूरत होगी तो कर लेना। नैना के बदन में एकदम से सनसनी फैल गई। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा और सोफे पर बैठते हुए नंबर पुश कर दिया। अगले ही लम्हे कॉल मिल गई। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। कौन? दूसरी तरफ मिठन खान बोल रहा था, वो ही कहर आलूद सी करख्त आवाज जिसमें जिंदगी कम और दरिंदगी ज्यादा थी। मैं गोली, उसने भी सर्द लहजे में कहा था। चंद साने खामोशी रही। बिलाशुबा मिठन खान को शौक लगा था। फिर यूं कहा गया जैसे कोई खुद को रोक रहा है, कौन हो तुम? किसने? बकवास बंद कर मिठन, मौत के सामने नहीं बोलते,
چپ چاپ اپنا آپ موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تم اور موت، تیری جیسی موت کو میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اتنی ہمت ہے تو سامنے آ، پھر دیکھوں تو کتنی بھیانک ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں وہ موت ہوں جو تمہیں ایک دم نہیں مارنے والی، ذرا ذرا کر کے ماروں گی۔ تو خود موت مانگے گا لیکن تجھے موت نہیں ملنی۔ جب چاہے تیرے بھیجے میں اتر سکتی ہوں، تو نہیں، میں تجھے اپنے پاس لا کر ماروں گا، صرف چند گھنٹے زیادہ نہیں، اس نے کہا۔ میں انتظار کروں گی مٹھن خان، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ شعیب ایک دم سے ہنس دیا۔ شاید اس نے فون سکرین نہیں دیکھی تھی، اس نے سوچا ہوگا کہ نمبر سے تجھ تک پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، رات کو پھر فون کر دینا، اس نے کہا اور صوفے پر پھیل گیا۔ ان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے، یہاں تک کہ شام اتر آئی۔ ان کے درمیان اتنی باتیں ہوئی تھی کہ انہیں خود نہیں پتا چلا کہ وہ اپنی زندگی کے کیسے کیسے گوشے بے نقاب کرتے گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ شعیب ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بچپن سے ہی اسے انجینئر بننے کا شوق تھا۔ وہ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے والدین حیات تھے، اسے روپے پیسے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اپنے شوق کی خاطر امریکہ پڑھنے گیا اور واپس آ کر بھی اس نے کوئی نوکری تلاش نہیں کی۔ بہت عرصہ قبل اس کا والد قومی اسمبلی کے الیکشن پر کھڑا ہوا تھا۔ ان کے مقابل مٹھن خان تھا۔ شروع میں مٹھن خان نے لالچ اور دھون سے انہیں الیکشن سے دستبردار کرانا چاہا۔ شعیب کے والد نے ایسا نہیں کیا۔ الیکشن سر پر آ گیا تو وہ اپنی روایتی کمینگی پر اتر آیا۔ اس نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 2 قتل بھی کروا دیے۔ لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے ووٹ مٹھن خان کو دیا، وہ جیت گیا۔ ووٹوں کا بہت کم فرق تھا۔ تب سے اس نے شعیب کے خاندان سے دشمنی کی ابتدا کر دی۔ وہ ہر معاملے میں ہر جگہ ان کی مخالفت کرتا چلا آ رہا تھا۔ شعیب کے والد نے بہت اچھا وقت گزار لیا تھا، لیکن شعیب کا بھائی زہیب گرم خون تھا، وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، سو مٹھن خان اس کا بھی دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے قتل کرنے کو قاتل بھیج دیے۔ یہ ساری بات کرتے ہوئے انہیں پتہ ہی نہ چلا سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ رہائشی حصے سے باہر آ گئے۔ باہر کرسیاں پڑی تھیں، وہ اس پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر وہ یہی سوچتے رہے کہ اگر انہیں مٹھن خان کے گرد گھیرا کرنا ہے تو وہ کس طرح تنگ کرنا ہوگا۔ ان کی سمجھ میں بہت کچھ آیا، لیکن وہ کسی ایک نقطے پر خود کو مرکوز نہیں کر پائے۔ نیند ان کی آنکھوں سے غائب تھی۔ تبھی نینا کو خیال آیا کہ اس نے مٹھن خان کو فون کرنا ہے۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور اسے کال ملا دی۔ ابھی دوسری بیل پوری طرح نہیں گئی تھی کہ فون ریسیو کر لیا گیا۔ کون ہو تم؟ اس بار مٹھن خان کی آواز میں غصے کے ساتھ جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ یہ نہ پوچھ مٹھن خان، مجھے یہ بتا کہ مزید کتنے گھنٹے لوگے مجھ تک پہنچنے کے لیے؟ میں منتظر ہوں، نینا نے طنز سے بڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم ہو کون؟ اس نے غصے کی انتہا کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب میں مان لوں کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے؟ مان لو شکست تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہے، تم ہار مان لو، میں تم تک پہنچ جاتی ہوں، کیونکہ آج کے بعد ذلت تیرے مقدر میں ہے اور وہ بھی میرے ہاتھوں۔ میں، اس نے کہنا چاہا تو مٹھن خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بکواس بند کر، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جہاں مرضی چھپ جاؤ، تم جو بھی ہو، میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ مطلب چند گھنٹوں والی تمہاری بات جھوٹی ہو گئی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا اور کہکا لگا دیا، جس نے بلا شبہ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مٹھن خان گالیاں دینے لگا، وہ ہنستی رہی، پھر ایک دم سے خاموش ہو کر ایک بھاری گالی دیتے ہوئے کہا، اوئے ہجڑے، مرد اپنی بات کا پاس کرتے ہیں، اب سن، ایک عورت کی بات سن، میں تمہیں آسانی سے مار سکتی ہوں، لیکن میں تمہیں آسانی سے ماروں گی نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک تم ختم نہ ہو جاؤ۔ میرے سامنے میرے پیروں پر سر رکھ کر مرنے کی بھیک نہیں مانگو گے، تب تک یاد رکھنا آسانی سے نہیں کتے کی موت ماروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے اندر کا غصہ ابل پڑا تھا۔ شعیب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چل اب رکھ دے فون، بہت ہو گئی، 2 دن بعد اسے ٹارچر کر لینا۔ اگر مجھے آج ہی موقع مل جائے تو میں اسے چیڑ پھاڑ دوں، نینا نے نفرت سے کہا تو شعیب تحمل سے بولا، میں تمہارے جذبات جانتا ہوں، آؤ اندر چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ طے ہوتا رہے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ وہ اندر چلے گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اس رات انہوں نے بہت کچھ طے کر لیا تھا۔ اگلی صبح وہ ڈیوٹی پر تھی۔ 1 ہفتے سے بھی زیادہ دن یوں ہی گزر گئے۔ ان دونوں کی ملاقات تو نہ ہو پائی، لیکن ان کے درمیان فون پر لمبی لمبی باتیں ہوتی رہیں۔ تھانے میں اور اس کے ارد گرد انہی 4 لوگوں کے قتل اور ان کے قاتلوں کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ مٹھن خان کا ایک کرندہ صبح سویرے ہی تھانے میں آ کر بیٹھ جاتا۔
कुछ शामत पसंद सहाफ़ी दिन में कई कई चक्कर लगाते और इस तफ्तीशी अफसर का सर खाते। अब उसके पास कोई सिरा होता तो बताता। नैना पूरी तरह इस केस के बारे में खबर रख रही थी। कत्ल का कोई सुराग तो न मिल रहा था, लेकिन मिठन खान का गुस्सा अपने अरूज पर चला गया। उसने कई बार डीएसपी को अपने डेरे पर बुलाया था। शहर में वालवेला कराने और हड़ताल की धमकियां देने लगा था। ऊपर से आने वाली फोन कॉल से दिन ब दिन थाने वालों पर सख्ती बढ़ने लगी थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। उनके दरमियान होने वाली फोन कॉल्स और बातों से हर तरह का तकल्लुफ खत्म होकर रह गया था। एक रात तो नैना ने बड़े रिसात से उसे ये भी बता दिया कि वो इसे बहुत अच्छा लगता है। उसने अपनी सारी कैफियत उसे बता दी। शुएब ने बस एक ही बात कहकर अपनी जान छुड़ा ली, चल ठड़की कहीं की। उस पर वो बहुत देर तक हंसती रही थी। यो बात मजाक में उड़ गई। उस रात नैना ने अपने आप को टटोल कर देखा। बहुत देर बाद उसे समझ में आ गया कि ये शुएब ही है जिस पर वो खुद फिदा हो गई है। उसने दिल से ये दुआ की कि वो इसके साथ चल सके, कहीं वक्त और हालात की ताब न लाकर वो पिछड़ न जाए। नैना को लगा कि वो इसे अपना दिल दे चुकी है। कई दिन गुजर गए। एक शाम शुएब ने फोन करके पूछा कि वो क्या कर रही है। उफ जालिम, मैं तेरे लिए हर वक्त हाजिर हूँ, बता क्या बात है। आज हमारे वाले फार्म हाउस पर कोई नहीं है, क्या ख्याल है, आती हो। शुएब ने न जाने क्यों इस तरह पूछा। नैना ने चंद लम्हे उसकी ऑफर पर गौर किया, फिर बोली, मैं खुद वहां पहुंचूं या फिर तुम मुझे पिक करोगे। उसी पॉइंट पर आ जाओ, पिक कर लूंगा। ठीक है, मैं करती हूँ कोशिश, उसने कहा और फोन बंद करके आपी फौजिया को देखा। वो अभी तक थाने से नहीं आई थी। उसने अपने साथ वाली को बताया कि मैं गाँव जा रही हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगी। ये कहकर वो निकली और उस स्टॉप पर जा पहुंची जहां उसके इंतजार में शुएब खड़ा था। वो इसके साथ बैठते हुए बोली, कार चलाते हुए जरा बच बचा कर चला कर, इधर उधर देख लिया कर, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। पिछले आधे घंटे से यही कर रहा हूँ, यूं ही शहर में चक्कर लगाया, कोई मेरे पीछे तो नहीं। ये कहकर उसने गेड़ लगा दिया। तो फिर सब क्लियर है ना? नैना ने यूं ही पूछा तो वो जलते हुए लहजे में बोला, नहीं, बंदे पीछे लगे हुए हैं। ये सुनकर वो एकदम से हंस दी। यूं लगा जैसे कार के अंदर घंटियां बज उठी हों। शुएब ने उसकी तरफ देखा, फिर सामने देखकर बोला, यार तुम ऐसी ही हो या फिर जानबूझकर करती हो? तुम मेरे बारे में ना सोचो, ये बताओ, ये अचानक मुलाकात का ख्याल तेरे जहन में कैसे आ गया? बताता हूँ तफसील से, उसने कहा तो उनके दरमियान इधर उधर की बातें चल पड़ी। सूरज गरूब हो गया था जब वो फार्म हाउस पर पहुंचे। कार पोर्च में खड़ी करने के बाद उसने अपना साथ लिया हुआ सामान निकाला और नैना के साथ सीधा किचन में चला गया। उसने वहां फ्रिज में रखा और नैना को बिठाने के बाद खुद चाय बनाने लगा। वो इस दौरान खामोशी से कप निकालने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों अपने सामने मग रखते हुए बैठे थे। पहला सिप लेकर शुएब ने कहा, मिठन खान के डेरे का तफसीली वीडियो ले लिया है। कैसे? नैना ने चौंकते हुए पूछा। वहां बहुत अरसा से हमारा एक बंदा है, बाबा ने उसे वहां छोड़ा हुआ है। कोई ऐसी वैसी बात हो तो पहले बता देता है। बड़े हिसाब से वहां जमाया हुआ है, उसके जरिए से कोई ना कोई खबर मिलती रहती है, शुएब ने बताया। उसने कैसे कर लिया किसी को? उसने बजाते खुद नहीं किया, उसका बेटा गया था वहां पर। ये कई दिनों बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बनाई है, खैर बन गई है, शुएब ने तफसील से बताया। वो बंदा मजीद ये पता, नैना ने कहना चाहा तो उसकी बात काटते हुए बोला, वो बंदा जो कर सकता है वही किया है। तुमने जो थाने के हवाले से बताया या जो मैंने अब तक खबरें ली हैं, इसके मुताबिक मिठन खान का सारा फोकस उस गोली पर है। वीडियो दिखाने के अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि आज रात तुम उससे बात करो और उसका दिमाग खराब करो। इसके अलावा? नैना ने संजीदगी से पूछा। ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि शहर में और गिरदोनवाह में उसके परवरदा लोग कौन हैं और कौन उसके दुश्मन है। मैंने काफ़ी हद तक उस पर तहकीक की है। ये तो खैर मैं भी तुम्हें बता सकती हूँ। इसके अलावा मजीद? नैना ने फिर संजीदगी से ही पूछा तो शुएब ने एकदम से उसकी तरफ देखा, फिर समझकर मुस्कुराते हुए बोला, मजीद कुछ नहीं। काश तुम ये कहते कि मैंने तुमसे दिल की बातें कहना थी, कुछ हाले दिल, कुछ मीठी प्यार मोहब्बत की बातें करना थी, कुछ। वो मजीद कहना चाहती थी कि शुएब ने सर झटकते हुए कहा, चल वे ठड़की कहीं की। ये कहकर उसने चाय का सिप लेने के लिए मग उठा लिया, मगर नैना कहका लगाकर हंस दी। वो चाय पीने के बाद ऊपरली मंजिल के एक बेडरूम में आ गए। कुछ देर बाद नैना ने मिठन खान को फोन कर दिया। अब तक नहीं पहुंच पाए हो मिठन खान? तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हें बताऊं, दूसरी तरफ से इंतहाई गुस्से में कहा गया। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारी मौत बनकर आऊंगी और उसमें ज्यादा वक्त नहीं है, नैना ने तंजिया और हकारत बड़े अंदाज में कहा। इससे पहले मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, उसने कहा।
चलो देखते हैं, तुम्हें अगर ज़रा जल्दी मरने का शौक है तो ये शौक भी पूरा कर लो, मगर ये मान लो कि तुम हिजड़े हो और अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हो। उसने इतना कहा था कि दूसरी तरफ से एकदम खामोशी छा गई, जैसे वो समझ गया हो कि गोली क्या चाह रही है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उस पर तबसरा करते हुए शोएब ने कहा, नैना समझ लो आज से उसने तुम्हारे फ़ोन को संजीदगी से ले लिया है। वो अब तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत कुछ करेगा। सिर्फ मुझे? नैना ने एकदम से पूछा तो उस पर शोएब ने चौंक कर उसे देखा और फिर नैना का हाथ अपने हाथ में लेकर इंतहाई जज्बाती अंदाज में बोला, नैना तुमने मुझे लड़ने का हौसला दिया है। ये वक्त बताएगा कौन पहले पकड़ा जाता है और कौन पहले जान देता है। उस पर नैना के अंदर तक हौसला उतर गया। वो रात गए तक इन्हीं मौजूआत पर बात करते रहे। दरमियान में नैना महज शुगल की खातिर उसे छेड़ भी लेती। आधी रात के बाद उन्होंने खाना खाया और फिर बातें करते चले गए। असल में वो कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की फिक्र में थे जिससे मिठन हान को ख़त्म किया जा सके। शुएब का ख्याल था उसे कानूनी तौर पर घेरा जाए, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएं। इन्हीं बातों में यूं ही रात गुजर गई, यहाँ तक कि सुबह का उजाला फैलने लगा तो वो फार्म हाउस से निकल आए। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।